तो मैंने क्लॉज पढ़ाने के लिए छोटे नहीं बड़े सेंटेंसेस चुने हैं, ठीक है। बड़े सेंटेंस चुनने में अब क्या डिफरेंस हमें फेस करने को मिला, जब हम ये वाले सेंटेंस पढ़ते हैं तो सब सारी की सारी चीजें बहुत आसान होती है। कैसे, हम टेबल में देखते हैं अभी। एक साइड वो सेंटेंस जो तुम लोग के दिमाग में आते हैं और एक साइड वो सेंटेंस जो हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं। जब तुम लोग पढ़ते हो तो तुम लोग बोलते हो मैम आई एम प्लेइंग, ये तो ठीक है, चलो आम की आई की जगह राम लगा लेते हैं एक सब्जेक्ट। तुम लोग बोलते हो मैम ये राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग में ये राम तो नाउन क्लॉज है, और मैं कहती हूँ कि बेटा ये नाउन क्लॉज नहीं है, ये नाउन है, क्योंकि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है। एंड व्हाट आई से ठीक है, तुम लोग एग्जांपल देते हो राम इज प्लेइंग, मैम ये भी तो नाउन क्लॉज है, मैं कहती हूँ बेटा ये नाउन है। जब मैं नाउन क्लॉज पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ बैंगल अरे बॉक्स ऑफ बैंगल होना चाहिए, चलो बैंगल ऑफ बॉक्स विच वॉज गिवन, ये पूरा नाउन क्लॉज है, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि क्लॉज के लिए एक सब्जेक्ट, बॉक्स ऑफ बैंगल कर लेना, मैंने उल्टा गलती से लिख दिया है, बॉक्स ऑफ बैंगल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब बहुत जरूरी है। मैं इसको नाउन क्लॉज बोलती हूँ कि बॉक्स ऑफ बैंगल जो दिया गया था वो एक नाउन क्लॉज है। तुम बोल रहे हो राम एक नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो इसको पढ़ने में तुम्हें दिक्कत आई क्योंकि नाउन क्लॉज पहचानना मुश्किल है तुम लोगों के लिए, तुम लोग नाउन पहचान लेते हो। ये जरूरी है, बस इतना सा ही डिफरेंस है कि जो राम है और यहाँ पे बैंगल ऑफ बॉक्स है, यहाँ पे राम की जगह मैंने एक बक्से को रखा गया है, तो बक्सा और राम तुम लोग दोनों ही नाउन पहचान लेते हो, लेकिन क्लॉज नहीं पहचान पाते, क्योंकि विच वॉज गिवन पहचानना मुश्किल है तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को ये लगता है कि विच वॉज गिवन में ये तो वर्ब है, ये कैसे क्लॉज हो जाएंगे, इसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। वही क्लॉज होता है, क्लॉज में एक वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे बैंगल ऑफ बॉक्स एक सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है, और वॉज एक वर्ब भी है, लेकिन बैंगल ऑफ बॉक्स विच वॉज गिवन जब ये टोटल को ले लेंगे तो ये क्लॉज बन जाएगा। क्लॉज क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक वर्ब ऐड हो गई और एक सब्जेक्ट भी ऐड हो गया, और ये किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट भी हो गया, हैज बीन टेकन बैक अभी छूटा हुआ है, तो पूरा सेंटेंस है बैंगल ऑफ बॉक्स विच वॉज गिवन हैज बीन टेकन बैक, लेकिन इसका ये वाला पार्ट जिसमें बैंगल ऑफ बॉक्स जो कि दिया गया था, ये पूरा एक नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि ये इसमें एक सब्जेक्ट नाउन है और एक वर्ब भी है, समझ गए। लेकिन तुम लोगों के दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है नाउन में। सिमिलरली जब मैं एडजेक्टिव पढ़ा रही थी तो तुम लोग क्या बोल रहे थे, जैसे तुम लोग बोलते हो राम इज वियरिंग ब्लैक शर्ट, ठीक है। अभी तुम लोग क्या बोलते हो, ये जो ब्लैक है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ बेटा ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन की कोई विशेषता बताए, ये है शर्ट, इसकी विशेषता है ब्लैक, जो ये एडजेक्टिव बता रहा है, बात ठीक है, बट ये क्लॉज नहीं हो सकता है क्योंकि ब्लैक के साथ में कोई सब्जेक्ट और कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर, समझ गए। ये सिंपल सेंटेंस है। अभी जब मैं सेंटेंस लिखती हूँ तो मैं क्या लिखती हूँ, द गर्ल हु वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट इज गुड। उस केस में मैं ये बोलती हूँ कि हु वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि वो लड़की जिसने रेड शर्ट पहनी है, तो उसमें उस गर्ल को तो डिस्क्राइब कर ही रहा है, तो ये बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे इस शर्ट को इस ब्लैक ने डिस्क्राइब करा, वैसे ही हु इज वियरिंग रेड शर्ट इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो लड़की जिसने रेड शर्ट पहनी हो। लेकिन साथ साथ में ये क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसमें एक वर्ब है वॉज, और एक वर्ब है वॉज, और एक रेड शर्ट की बात चल रही है और सब्जेक्ट गर्ल की बात चल रही है, और ये हु से ऐड हो रहा है, तो इसमें एक सब्जेक्ट भी है
हु जो बात कर रहा है एक वॉज वर्ब के साथ किसी रेड शर्ट के बारे में जो किसी लड़की को डिस्क्राइब कर रहा हो, तो हु वॉज वियरिंग अ रेड शर्ट यहाँ पे आ जाता है तुरंत और ये बन जाता है एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। तो यहाँ पर तुम लोगों को अब जब ये बताती हूँ तो तुम लोगों को लगता है कि नहीं इसमें तो क्या बात चल रही है, ये तो नहीं है एडजेक्टिव, ये है एडजेक्टिव, तो दिमाग में वो आंसर लेके चलते हो। अभी जब मैं एडवर्ब पढ़ा रही हूँ तो तुम लोग क्या बोल रहे हो? आई गो विद माई फ्रेंड्स एट 10 PM। तुम लोग बोल रहे हो मैम ये जो ये है ना 10 PM, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। मैं कह रही हूँ बेटा ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्लॉज नहीं है। ये बात ठीक है कि वो जो जा रहा है उसका ये समय बता रहा है, बट ये सिंपल एडवर्ब की डेफिनेशन है, इसको क्लॉज नहीं रख सकते। अभी मैं जो लिखूंगी आई विल गो एज सून एज ही विल गो, तो मैंने ये तो बता दिया है कि मैं जाऊंगा जैसे ही वो जाएगा, लेकिन इन दोनों चीजों में फर्क है। यहाँ पे सिंपल 10 PM है जो ये बता रहा है कि टाइम क्या है, यहाँ पर ये पूरा क्लॉज बता रहा है कि टाइम की क्या है। तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये पूरा टाइम एज सून एज ही विल गो, इसमें एक सब्जेक्ट ही भी है, एक वर्ब भी है और एक वर्ड भी एज सून एज है जो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये किसी टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो ये पूरा हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि एज सून एज ही विल गो ये पूरा ये पांचों वर्ड मिलके ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कब जाएगा, इसीलिए ये क्लॉज है। प्लस ये बड़े सेंटेंस का पार्ट है, प्लस इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब भी है, ये क्लॉज है। ये नॉर्मल एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसमें किसी क्लॉज की जरूरत नहीं है। इसमें 10 PM 12 PM देखोगे, देखते पता चल जाएगा कि ये टाइम की बात चल रही है। सिमिलरली फिर जो कंफ्यूज हो गए थे, वी विल गो टू सिनेमा हॉल, कहाँ जाएंगे? सिनेमा हॉल। तो तुम कह सकते हो कि ये कहाँ जाना बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी विल गो वेयर यू विल गो, हम वहां जाएंगे जहां तुम जाओगे। तो यहाँ पे ये वेयर यू विल गो, ये पूरा ये वेयर यू विल गो ये पूरा एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वेयर से शुरू हो रहा है एक वर्ड से, यू इसमें एक सब्जेक्ट है, विल इसमें एक वर्ब है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एक ऐसा वर्ड है जो कि हम जिसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बोलते हैं, जिसकी मैंने लिस्ट भी लिखा रखी है। और ये सब मिलकर के एक क्लॉज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड बना रहे हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? वेयर नंबर वर्ड 1, यू नंबर 2 वर्ड, विल नंबर 3 वर्ड और गो नंबर 4 वर्ड, यानी 4 वर्ड से मिलकर के ये वाला क्लॉज बना है जो कि ये बता रहा है कि हम वहां जाएंगे जहां तुम जाओगे। तो ये लोकेशन तो बता रहा है कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल चीज नहीं बता सकता दैट वी विल गो टू सिनेमा हॉल, क्योंकि यहाँ पे हम केवल ये बता रहे हैं कि हम सिनेमा हॉल जाएंगे। ये एडवर्ब तो है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, लेकिन क्लॉज नहीं है। अब किसको समझ में आया? किसी को आया बेटा? अरे तुम लोग में सन्नाटा क्यों छा गया? कोई तो बोलो। वैसे ही सिमिलरली आई मीट माई फ्रेंड्स थ्राइस अ डे, ये बता रहा है कि मैं मेरे फ्रेंड से 3 बार मिलता हूँ। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये बता रहा है कि मैं मेरे फ्रेंड से 3 बार मिलता हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, बट ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या? एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? दो ही इज पुअर, बल्कि वो गरीब है, ही डोनेट्स 3 times a year, ये पूरा का पूरा होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है और 3 टाइम्स ये भी शो कर रहा है कि वो कितनी बार डोनेट करता है। सो बेसिकली जिस तरह के तुम लोग सेंटेंसेस इस साइड पे पढ़ते हो
वो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और एडवर्ब भी 5 तरह के, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी। और यही वाले सब सेंटेंसेस जब किसी और सेंटेंस के पार्ट जैसे बनने लग जाते हैं तो वो क्लॉज बन जाते हैं। यानी यहाँ पे सिंगल सेंटेंस लिखा हुआ है तो केवल नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब होता है। यहाँ पे नॉर्मली 2 सेंटेंस होते हैं, उसमें से कोई पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्लॉज होता है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, 2 इज पुअर, ही डोनेट्स 3 टाइम्स अ ईयर। तो इसमें हमने ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है इसको क्लॉज बोल दिया है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्लॉज इज नथिंग बट अ स्मॉल सेंटेंस। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम डबल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, और डबल सेंटेंस में हाफ सेंटेंस को, जो कि टाइम, प्लेस या किसी भी चीज को डिनोट कर रहे हैं, वो पूरे हाफ सेंटेंस को हम क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और फ्रीक्वेंसी भी होती है। अभी समझ आया तुम लोगों को? स्नेहा क्लियर है? Yes, ma'am. अथर्व, साक्षी, जय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमें ये पता चल गया कि हम ये देखो, अब मेरी बात तुम लोग इतना भी पढ़ लिया, अब ध्यान से सुनो। जो तुम लोग बोल रहे हो वो 100% करेक्ट होता है, वो करेक्ट होता है। अगर तुम्हारे स्कूल में कभी सिंगल सेंटेंस में आ जाए लिखने के लिए कि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम पहचानो, 10 PM 12 PM उसमें हमेशा टाइम होगा, मैरियट होटल, जी सिनेमा घर, ये सारा इसमें हमेशा टाइम वो होगा, 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, हमेशा उसमें फ्रीक्वेंसी होगा। अगर केवल सिंगल सेंटेंस दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं इसमें ही क्लॉज बताना है, तो वो सिंगल सेंटेंस ही क्लॉज भी होगा, उसमें भी डाउट नहीं है, क्योंकि सिंगल सेंटेंस क्लॉज ही होता है बेटा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं 2 सेंटेंस वाले, और 2 सेंटेंस में जो एक सेंटेंस होता है वो पूरा का पूरा क्लॉज होता है। इसीलिए हम सारे एग्जाम्पल डबल में ले रहे हैं, और डबल में ही लेते हैं, उसी को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। तो फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा जो हम क्लॉज पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग या मेन क्लॉज जो भी तक मैंने बताया है, वो केवल डबल सेंटेंस में ही बनते हैं। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2 सेंटेंस को मिलाकर ही बनते हैं, और क्लॉजेस भी उन्हीं में ही पढ़ा जाता है, इसीलिए हम ये डबल पढ़ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर हमने किसी वर्ड को नहीं पहचानना, यहाँ पर हमने पूरा का पूरा हाफ सेंटेंस पहचानना है जो कि टाइम को बताता हो। अब समझ गए? अब से तुम लोग किसी वर्ड को नहीं ढूंढोगे, तुम लोग उस पूरे हाफ सेंटेंस, 2 सेंटेंस से मिलकर बना होगा एक सेंटेंस पूरा हमारा, उसमें से किसी एक हाफ सेंटेंस को ढूंढोगे, जो हाफ सेंटेंस तुमको टाइम बताए, प्लेस बताए, किसी नाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, या खुद किसी नाउन को डिस्क्राइब करे तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। आप समझ गए? तो इस बारे में तुम्हें पूरा का पूरा हाफ सेंटेंस ढूंढना था, ढूंढ लिया तुमने, ही डोनेट्स 3 टाइम्स अ ईयर, हो गया ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो आई मीट माय फ्रेंड 3 टाइम्स अ ईयर, ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हम नॉर्मली इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं, क्योंकि ये सिंगल सेंटेंस से बना है और हम क्लॉजेस सिंगल सेंटेंस में नहीं पढ़ते। समझ गए? Yes, ma'am. हम समझ चुके हैं। Yes, ma'am. अब हम अपना वापस चलते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ लिया, वो पूरा का पूरा सेंटेंस जो हमें 3 बार 4 बार किसी के बारे में बताए वो हो जाएगा एडवर्ब। आगे हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, प्लेस हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन क्या होता है बेटा? Ma'am, this में because और वेरी गुड, वेरी गुड। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हमको सिंपल ये बताएगा कि काम क्यों कर रहे हैं, रीजन बताएगा, इट विल डिस्क्राइब। रीजन का मतलब क्यों कर रहे हैं, डिस्क्राइब वाई, क्यों कर रहे हो तुम काम को, वाई द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म। ठीक है, वाई द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म। ठीक है, ही पास्ड अवे। ठीक है, अब तुम लोगों को एकदम क्लियर होगा, ये मुझे लग रहा है अब तो होना चाहिए, बिकॉज ही वॉज इल। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या बताया कि तुम लोगों को हाफ सेंटेंस ढूंढना है जो ये डिस्क्राइब करे कि रीजन क्या है, तो why। बस हो गया, वेरी गुड। ये है हमारे पूरा सेंटेंस, ये है हमारा हाफ सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, जो ये भी बता रहा है कि ये काम क्यों परफॉर्म किया गया है, तो वो हो गया बिकॉज ही वाज इल, ये बना रहा है रीजन। ठीक है, अब पता चल गया क्लॉज। तो ये है हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और ये क्लॉज क्यों है, क्योंकि क्लॉज हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसमें हमेशा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, कोई सिंगल वर्ड कभी क्लॉज नहीं हो सकता।
और इसीलिए ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है, बिकॉज ही वॉज इल। इसमें 4 वर्ड हैं, ये एक क्लॉज है, उसमें से एक सब्जेक्ट ही है, एक वर्ब वॉज है और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज भी लगा हुआ है। और बिकॉज ही वॉज इल पूरा ये बता रहा है कि ये रीजन था क्योंकि वो मर गया, तो उसके मरने का रीजन ये है कि वो इल था, तो ये पूरा का पूरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है। अब समझ आया? Yes, ma'am. ओके, बस अब पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। बताओ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन क्या बताएगा? मैम जिसमें कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करेंगे। वेरी गुड। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ये बताता है इट ड्रॉ, ये क्या करता है? इट ड्रॉज द कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स। 2 नाउन के बीच हमें कंपैरिजन करने को मिलेगा, ठीक है? कंपैरिजन बिटवीन, सब लिखते जाना बेटा। इट ड्रॉज द कंपैरिजन बिटवीन 2 नाउन्स, ठीक है, एंड प्रोनाउंस। लेकिन ये किसी वर्ड से नहीं होगा। टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, क्या केवल एक वर्ड से बनेगा ये क्लॉज? दैट ही इज टॉलर देन राम, तो इसमें क्या ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है या फिर सिंपल एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है? बताओ क्या है? ही इज टॉलर देन श्याम, ये क्लॉज है, इसमें टॉलर क्लॉज है या फिर सिंपल कंपैरिजन है? एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन जो अभी तक पढ़ते चले आए हैं, मैम सिंपल कंपैरिजन। ये सिंपल एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है, क्लॉज नहीं है। तो अब क्लॉज कैसे पढ़ेंगे? क्लॉज में चलो हम एक और सेंटेंस लेते हैं। क्लॉज यानी 2 सेंटेंस तो होने ही चाहिए। एग्जाम्पल ये है, राम इज no less intelligent than Ramesh is. और अगला है द सेज यानी साधु इज as wise as time itself, यानी साधु उतना ही अक्लमंद है जितना खुद समय। इसमें क्लॉज ढूंढो। इसमें क्लॉज ढूंढो। 2 जगह सब्जेक्ट है, राम और रमेश का कंपैरिजन चल रहा है। No less intelligent than Ramesh is. No less intelligent than रमेश, ठीक है? तो राम और रमेश 2 अलग की, जितना रमेश इंटेलिजेंट है, रमेश इज no less intelligent than रमेश is, ये पूरा हमारा क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा क्योंकि ये पूरे वर्ड मिलकर के कंपैरिजन कर रहे हैं राम को। और दूसरा साधु जितना इंटेलिजेंट है एज वेल एज टाइम इटसेल्फ, तो टाइम जितना इंटेलिजेंट है उतना खुद साधु इंटेलिजेंट है। तो द सेज इज, ठीक है, ये क्लॉज नंबर 1 है और ये दूसरा क्लॉज नंबर 2 है, ठीक है? अभी ये वाले सेंटेंस को तो मैंने थोड़ा मॉडर्न तरीके से लिखे हुए हैं, तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, द सेज इज इंटेलिजेंट सेम वे द टाइम इज इंटेलिजेंट। समझ गए? तो ये उस तरह के सेंटेंस है जिनको एज वेल एज से या एज वाइज एज से जोड़ा गया है। तो अगर इसको प्रॉपर क्लॉज पढ़ने हैं 2 सेंटेंस में, तो इसको हम ऐसे इसका एक और एग्जांपल ऐसे भी बन सकता है, द राम इज इंटेलिजेंट इन, अरे कहीं बोर्ड लगा है लेकिन घर पर कैसे पता? घर कहाँ बना है? कानपुर में। नानकू मामा। रमेश इज क्या हुआ? समझ रहे हो? तो इसमें क्या है, राम इज इंटेलिजेंट सब्जेक्ट नंबर 1 है, द सेम वे रमेश इज इंटेलिजेंट ये दूसरा क्लॉज है, और इन द सेम वे हमको ये दिखा रहा है कि ये कंपैरिजन चल रहा है। तो राम इज इंटेलिजेंट इन द सेम वे रमेश इज इंटेलिजेंट,
तो ये दोनों वर्ड को ही शॉर्ट करके इन्होंने इस तरह के एग्जाम्पल बनाए हुए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे को दो क्लॉज ढूंढने नहीं मिल रहे हैं इसमें हाय राम, राम के बाद इज है तो वर्ब कहाँ गई, ऐसे नहीं सोचना है। राम इज सब्जेक्ट वर्ब, इधर रमेश भी है सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है, दो क्लॉज के बारे में बात चल रही है। द सेज यहाँ पे है और उधर टाइम को, समय को खुद साधु के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो ये क्लॉज ही है। और इसका एक्सटेंडेड वर्जन इस तरह से होता है, समझ गए कि राम खुद इंटेलिजेंट है उतना ही जितना रमेश इंटेलिजेंट है। तो इसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, यानी दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो इन द सेम वे रमेश इज इंटेलिजेंट, इसमें भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। Yes, और ma'am. जब हम लोग नॉर्मल कंपैरिजन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ही इज टॉलर देन दिस, स्मार्टर देन दैट, तो वो सारे हमारे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होते हैं। टॉलर, स्ट्रॉन्गर, शार्पर, वो जो इसका बॉर्नविटा का ऐड आता है, समझ गए? तो जैसे अगर मैं बोलूँ स्नेहा इज स्मार्टर देन राजेश, तो ऑब्वियसली ये एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन है केवल, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में। अभी क्लॉज हमने पढ़ लिए। अभी कंसेशन तो नहीं आ रहा है, एक और क्लॉज बचा है जिसको बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है, बेटा यहाँ पे बताओ कंडीशन का क्या मतलब होगा? मैम जिस हालत में कोई एक्शन, हालत में नहीं बेटा, कोई जिस शर्त पर कोई एक्शन होगा, जो कंडीशन रखी जाएगी उसको बोलते हैं। जैसे जब तक तुम यहाँ नहीं आओगे तब तक तुमको खाना नहीं मिलेगा, समझ गए? तो इट एक्सप्लेन्स द कंडीशन, इट एक्सप्लेन्स द कंडीशंस, ये वो कंडीशंस बताएगा। इट विल एक्सप्लेन द कंडीशन इन विच एक्शन विल बी परफॉर्म, ये वो कंडीशन बताएगा जिनमें एक्शंस परफॉर्म होगा। बहुत सिंपल है ये, इफ से बनते हैं। तो नॉर्मली इफ से बनने वाले सेंटेंस, इसमें वो क्या है, कैच, कैच ये है नॉर्मली इफ से बनने वाले सारे सेंटेंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन ही होते हैं। जैसे इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, इफ इट रेन्स आई विल कम टू योर हाउस, बताओ क्या है इसमें? मैम इफ इट रेन्स, वेरी गुड। इफ इट रेन्स ये कंडीशन है, तो इफ इट रेन्स में प्रॉपर एक सब्जेक्ट है, इट रेन्स वर्ब भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है ये सेंटेंस। तो ये इफ इट रेन्स पूरा क्लॉज है, पूरा क्लॉज है जो ये कंडीशन बता रहा है कि कब घर आएगा, समझ गए? तो इफ इट रेन्स आई विल कम टू योर हाउस, ठीक है। अगला है he missed the flight, उसकी फ्लाइट मिस हो गई, ठीक है। even though he went early, जबकि वो जल्दी निकला था, तो कंडीशन क्या है इसमें? अगला सेंटेंस है उसकी फ्लाइट मिस हो गई, he missed the flight even though he went early, जल्दी भी निकला, फ्लाइट मिस हो गई तब भी। even though he went, वेरी गुड, इवन दो ही वेंट अर्ली इसमें कंडीशन है कि जबकि जल्दी निकला तब भी मिस कर दिया, कैसा बेवकूफ, समझ गए? तो हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पढ़ लिया, प्लेस पढ़ लिया, रीजन पढ़ लिया, कंडीशन पढ़ लिया, कंपैरिजन पढ़ लिया, मैनर पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया। आई थिंक इतने। हाँ बेटा, मैं वेंट की जगह लेफ्ट लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से क्लॉज खत्म हो जाते हैं। रिजल्ट और कंसेशन में भी पढ़ाने दो, इतने आते भी नहीं है, इनमें से आपके काम हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम पे 3-4 लाइन की हम एक्सरसाइज करेंगे। आज थोड़ा लेट हो गया पढ़ाते पढ़ाते, एडवर्ब थोड़ा टफ है। मैं तुम लोगों से बोलूंगी फिर से एक बारी, घर जाओ, घर जाकर के एडवर्ब पहले रिवाइज करो, क्योंकि क्लॉज तो बाद में आएगा अगर एडवर्ब ही नहीं आ रहा है। पहले एडवर्ब रिवाइज करो और देखो कि सिंपल एडवर्ब के सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके बाद क्लॉज पढ़ना, और तब तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा कि अच्छा क्लॉज में हमने 2 सेंटेंस का यूज किया है और सिंपल एडवर्ब में हम 1 सेंटेंस का यूज कर रहे थे। अच्छा, तो क्लॉज का मतलब यानी हाफ सेंटेंस को पूरा ढूंढना है, तब कर पाओगे। बड़े लेवल पे आओगे तो मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी कि ये क्यों हो रहे हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अब
अपन को रटना है कि क्लॉज जो है वो बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है, उसमें नॉर्मली 2 या 2 से ज्यादा सेंटेंस होते हैं, उनमें से कोई एक सेंटेंस होता है जो पूरा का पूरा या तो कंडीशन या तो मैनर या तो टाइम या तो रीजन को बता रहा होता है। उस वाले हाफ सेंटेंस को हमें पहचानना है, क्योंकि हमारे लिए वो हाफ सेंटेंस पूरा का पूरा क्लॉज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं 2 चीजें पढ़ाने वाली हूँ, 4-5 लाइन का इसका ये एक्सरसाइज तो होगी। और जिनको क्लॉज अभी तक समझ में नहीं आया है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम समर वेकेशन में आराम से पढ़ रहे हैं। क्लॉज फिर से मैं रिवाइज कराऊंगी तो फिर से समझ में आ जाएगा। ग्रामर में जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती ही है। ठीक है, उसके अलावा मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाली हूँ द स्क्वेरल, जो बुक है उसका जो पोएम 1 है, और उसके अलावा दी चप्पल्स, तो चप्पल वाला चैप्टर है वो भी मैं पढ़ाऊंगी और उसको मैं डिस्क्राइब करूंगी उन दोनों को। फिर हम लिटरेचर की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे और बाकी लोग अपने अपनी बुक के जितने चैप्टर तुम लोगों के स्कूल में 1-2 पढ़ा दिए गए होंगे, नाम के साथ उनका फोटो क्लियर भेजना मुझे, क्योंकि एनसीईआरटी मैम पोएम, मैम हाँ बेटा, एक्सक्यूज मी मैम, मैम पोएम मैम मेरी जो इंग्लिश एमसीबी की नोटबुक है जिसमें स्क्वेरल फर्स्ट चैप्टर है, ये वाली एनसीईआरटी के वाला सेम मेरा भी है। हाँ तो वही तो आपका कवर हो जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो एनसीईआरटी में खुद पढ़ाऊंगी, तुम लोगों को एनसीईआरटी के अलावा लिटरेचर में जो भी चैप्टर पढ़ना है, मान लो तुम्हें कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है और बाकी लोगों की सब लोगों की स्कूल में बुक अलग अलग चलती है तो उसकी जरूरत तो है नहीं, लेकिन तुमको पर्टिकुलर